नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अरविंद है। तो चलिए अब यह कहानी अरविंद जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है, मैं राजस्थान से हूं और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती, हमें सिर्फ चोर उचक्कों से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि कभी कभी उन चीजों से भी सामना हो जाता है जिनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। और ये किस्सा भी ऐसा ही है। वो रात जब मैं और मेरा साथी हाईवे की ड्यूटी पर निकले थे। लेकिन कहानी उस रात से शुरू नहीं होती, बल्कि उस सुबह से होती है जब मैं अपने घर से निकला था। सुबह का समय था, राजस्थान की हल्की ठंडी हवाएं खिड़की से भीतर आ रही थी। मेरी बीवी रसोई में खटर पटर कर रही थी, चाय और नाश्ता बना रही थी। मेरा बेटा जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, स्कूल बैग में किताबें ठूंस रहा था और बार बार मुझे देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो कि पापा आज जल्दी घर आओगे ना। मैंने अपनी वर्दी की शर्ट पहनी, बेल्ट कसी और फिर आईने के सामने जाकर टोपी ठीक की। पुलिस की वर्दी हमेशा मेरे लिए सिर्फ कपड़ा नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी थी। लेकिन उस दिन जाने क्यों आईने में खुद को देखकर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे आज का दिन अलग होने वाला हो। बीवी पीछे से बोली, आज फिर नाइट शिफ्ट है क्या? मैंने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की चिंता साफ दिख रही थी। हाँ, शायद हाईवे की ड्यूटी लगी है, कह रहे थे बड़े साहब। वो बोली, हाईवे? वहां तो लोग कह रहे थे कि अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं, रात में वहां मत जाया करो। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भगवान, अगर हम ही न जाएं तो फिर कौन जाएगा? डर सबको लगता है, पर पुलिस वालों को डर अपने पास टिकने नहीं देना चाहिए। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया, पापा आप रात को देर से आओगे क्या? मैंने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, पर वादा करता हूं कल तुम्हारे साथ बैठकर पूरा कार्टून देखूंगा। वो हंसा, लेकिन फिर गंभीर होकर बोला, आपको डर नहीं लगता रात में भूत आ जाए तो? मैंने उसकी नन्ही ठोड़ी पकड़कर कहा, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर पापा डरेंगे तो लोगों को कौन बचाएगा? बीवी चुप खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में अनकहा डर था। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया, जैसे कहना चाहता हूं सब ठीक रहेगा। थाने पहुंचा तो हमेशा की तरह हलचल थी। कोई कागजों के ढेर में डूबा था, कोई फोन पर झगड़ रहा था, तो कोई चाय की चुस्की ले रहा था। दरवाजे के पास बैठा चौकीदार हमेशा की तरह मेरी ओर देखकर बोला, सलाम साहब। मैंने हल्की मुस्कान दी। दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी की टिक टिक और वॉकी टॉकी की खरखराहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। बड़े साहब इंस्पेक्टर वर्मा जी हमेशा की तरह फाइलों में डूबे थे। चश्मा नाक पर खिसक आया था और माथे पर बल पड़े हुए थे। मैंने सलाम ठोंका, सुप्रभात साहब। उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा और बोले, आ गए अरविंद, अच्छा है, आज रात तुम्हें हाईवे ड्यूटी करनी है। पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं चौंक गया। कैसी घटनाएं साहब? उन्होंने चश्मा उतारा और कुर्सी पर टिक गए। कारें अपने आप रुक जाती हैं, कई ट्रक अचानक पलट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रोड पर एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में और फिर गायब हो जाती है। हादसे तो कई हुए हैं, पर वजह कोई नहीं समझ पा रहा। अब गांव वाले भूत प्रेत का नाम लेने लगे हैं, लेकिन हमें ड्यूटी करनी है, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन दिल के भीतर एक हल्की बेचैनी घर कर गई। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और मेरा साथी अंदर आया। नाम था राकेश, पर सब उसे रॉकी कहते थे। लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन दिल से इतना डरपोक कि अगर अंधेरे में बिल्ली भी निकल आए तो उसे भूत समझकर भाग जाए। जैसे ही अंदर घुसा, जोर से बोला, अरे साहब, फिर से हाईवे ड्यूटी? वहां तो रात में भूतनी घूमती है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, मुझे मत भेजना वहां। मेरी ट्रेनिंग में लिखा था क्रिमिनल पकड़ना है, भूत पकड़ना नहीं। सारे सिपाही हंस पड़े। वर्मा जी ने उसे घूरा और बोले, चुप कर रॉकी, अरविंद जाएगा और तू उसके साथ जाएगा, दोनों मिलकर ड्यूटी करोगे। रॉकी का चेहरा उतर गया। वो बड़बड़ाता हुआ मेरे पास आकर बोला, भाई तुझे तो मजा आता होगा इन सब में, लेकिन मैं तो रात में अपने घर की खिड़की से बाहर देख लूं तो भी डर जाता हूं। मैं हंसा और बोला, अरे डरपोक, चल आज रात तेरी मुलाकात भूतों से करवाता हूं।
वो कांपते हुए बोला, नहीं भाई देख, मजाक मत कर। अगर सच में कुछ दिख गया तो मान ले, अगर वो आकर पूछे मुझे रास्ता बता दो तो तू क्या करेगा? मैंने बिना हंसी दबाए कहा, तब मैं कहूंगा पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। सारे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन मैं देख सकता था कि रॉकी की हंसी में डर छिपा हुआ है। दिन भर की ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम को हम दोनों ने तैयारी की। रिवॉल्वर चेक किया, टॉर्च ली, जीप तैयार की। बाहर आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, हवा में नमी और ठंडक दोनों थी। हम जीप में बैठे और धीरे धीरे हाईवे की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, कहीं कहीं खेतों से आती सरसराहट, कहीं सूखे पेड़ों की चरमराहट। रॉकी खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई अगर सच में कोई भूतनी दिख गई तो? सुना है वो अपने लंबे बालों से आदमी को घसीट ले जाती है। मैंने उसे घूरा, तू सच में बहुत डरपोक है। ड्यूटी पर ध्यान दे, कहानियां बाद में सुन। लेकिन सच कहूं तो उसके शब्दों ने मेरे दिल में भी हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी। जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर काले पेड़ थे, जिनकी परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़की से हाथ बाहर निकालो तो लगता जैसे कोई बर्फ की लहर बह रही हो। मैंने रॉकी की ओर देखा। वो स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़े बैठा था, लेकिन चेहरा उसके डर को बयां कर रहा था। क्यों भाई, डर लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने तुरंत जवाब दिया, डर तो लग ही रहा है। इतनी वीरान सड़क है, ऊपर से तूने सुना नहीं था? बड़े साहब क्या कह रहे थे? लोग कहते हैं यहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। मैंने मजाक में कहा। तो क्या हुआ? अगर दिख गई तो उसे बैठा लेंगे जीप में, पूछेंगे मैडम कहां जाना है। रॉकी ने आंखें तरेरी। तेरे लिए मजाक होगा, पर मैं तो कसम खाकर कह रहा हूं, अगर वो दिख गई तो मैं जीप छोड़कर भाग जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे दिल में भी हल्की घबराहट उठ रही थी। हाईवे के उस हिस्से में दाईं ओर दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। ठंडी हवा जब फसलों से टकराती तो एक अजीब सरसराहट पैदा होती। कभी लगता जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, कभी जैसे कोई अदृश्य चीज पीछा कर रही हो। बाईं ओर पुराने नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में हिलती और जमीन पर अजीब साए डालती। हम दोनों चुपचाप कुछ देर चलते रहे। फिर अचानक जीप के बोनट के सामने एक काली परछाई दौड़कर आई। भाई देखा, देखा तूने? रॉकी ने ब्रेक दबा दिए। जीप छी छी करती हुई रुक गई। मैंने ध्यान से देखा, सड़क पर कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, शायद कुत्ता रहा होगा, मैंने कहा। लेकिन रॉकी के हाथ कांप रहे थे। नहीं भाई, ये कुत्ता नहीं था, वो इंसान जैसा था, लंबा काला, और फिर अचानक गायब हो गया। मैं उतरकर टॉर्च लेकर सड़क पर देखने लगा। डामर पर कुछ भी नहीं था, न पैरों के निशान, न कोई जानवर। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, अरविंद तू पुलिस वाला है, ये सब वहम है। लेकिन मन के किसी कोने में शक जरूर बैठ गया था। हम आगे बढ़े। करीब आधा घंटा चला ही होगा कि आगे सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा दिखा। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन केबिन से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। हम पास पहुंचे तो देखा ट्रक ड्राइवर बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। मैंने जीप रोकी और बाहर निकल आया। क्या हुआ, ट्रक क्यों रोका है? वो हकलाकर बोला, साहब आगे नहीं जा पा रहा। सड़क पर वो औरत आ जाती है, सफेद कपड़े में। रॉकी ने तुरंत कहा, लो देख ले भाई, ये भी वही कह रहा है। मैं तो पहले से कह रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा, औरत? कैसी औरत? उसने कांपते हुए जवाब दिया, लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ। जैसे ही गाड़ी बढ़ाओ वो सामने खड़ी हो जाती है। मैंने 3 बार कोशिश की, हर बार वही। फिर डर के मारे ट्रक रोक दिया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। ड्राइवर की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसे समझाया, तुम गाड़ी यहां छोड़ो मत, हम तुम्हें एस्कॉर्ट करके आगे ले जाएंगे। वो सिर हिलाकर मान गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी खौफ साफ झलक रहा था। हमने जीप आगे बढ़ाई और ट्रक हमारे पीछे आ गया। सड़क पर सन्नाटा था, बस इंजन की घरघराहट और टायरों की आवाज। अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और जीप बंद हो गई। अबे ये क्या हो गया? रॉकी चिल्लाया। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जाम हो गया हो। मैंने दरवाजा खोला और बाहर उतरा। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें सफेद धुएं की तरह दिख रही थीं। रॉकी भी बाहर आया, लेकिन डर से इधर उधर देखने लगा। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने बोनट उठाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई खराबी नहीं दिखी, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे ट्रक वाला भी उतर आया। देखा साहब, यही होता है, गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं, जैसे किसी ने रोक दी हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास आकर धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई। चारों ओर बस खेत और पेड़ थे। कौन है? मैंने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा और ठंडी हो गई। रॉकी डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। भाई, ये ठीक नहीं है, चल यहां से। पागल हैं हम जो इस सड़क पर ड्यूटी करने आए हैं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, ड्यूटी है, भागने का सवाल ही नहीं। जीप स्टार्ट न होने के बाद भी हम तीनों वहीं खड़े रहे। रात का समय जैसे थम सा गया था। न हवा चल रही थी, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई थी। रॉकी बार बार कह रहा था, भाई ये जगह ठीक नहीं है, ये वही मौत वाला हाईवे है। मैंने पहले ही कहा था। मैं उसे चुप कराता रहा, लेकिन सच कहूं तो मेरा भी मन डगमगाने लगा था। ट्रक ड्राइवर डर के मारे हड़बड़ा रहा था। साहब, मैंने आपको बताया था, यहां रुकना ही गलती है, रात में यह सड़क जिंदा हो जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक सड़क के बीच में हल्की सी रोशनी चमकी। हम तीनों की नजरें उधर टिक गईं। वो कोई इंसान था, लंबी सफेद साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। रॉकी चीख पड़ा, भाई वही है, वही औरत। उसकी टांगें कांपने लगीं। ट्रक वाला वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो धुंध की तरह गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि कानों में गूंज रही थी। हमने फिर से जीप स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बिना किसी समस्या के इंजन चालू हो गया। रॉकी हैरान होकर बोला, ये तो पक्का कुछ है। जब तक वो औरत थी गाड़ी बंद रही, जैसे ही गई गाड़ी चल गई। मैंने उसकी बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। हमने ट्रक को आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद पीछे हो ली। करीब आधा घंटा चले होंगे कि सड़क के दोनों ओर का दृश्य बदल गया। पेड़ घने होते जा रहे थे, शाखाएं ऊपर से सड़क को ढककर सुरंग सी बना रही थीं। सड़क पर अजीब धुंध फैल गई थी। हेडलाइट्स के बावजूद कुछ साफ नहीं दिख रहा था। यह जगह तो नक्शे में भी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा। रॉकी ने कहा, भाई ये सड़क तो लग रहा है हमें निगल जाएगी। सच कहूं तो उसकी बात सच लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। जैसे ही हमने मोड़ काटा, सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथ में लाठी। मैंने जीप रोकी और खिड़की से झांका। बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वो धीमे स्वर में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सड़क तुम्हें वापस नहीं जाने देगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्यों? क्या मतलब? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। पल भर में उसका चेहरा धुंध में बदल गया और वो वहीं गायब हो गया। रॉकी सीधे जीप के अंदर बैठ गया और बुदबुदाने लगा, बस अब घर जाना है, बस अब घर जाना है। सड़क पर चलते चलते अचानक मेरे कानों में चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे हों। मैंने शीशे से बाहर झांका। धुंध के भीतर मुझे परछाइयां नजर आईं। लोग भाग रहे थे, कुछ गाड़ियां टकरा रही थीं, आग लग रही थी। यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं सांस लेना भूल गया। रॉकी बोला, भाई ये सब भ्रम है, कह देना कि यह भ्रम है। लेकिन मेरे दिल ने कहा, यह कोई भ्रम नहीं, ये वही हादसों की आत्माएं थीं जिनकी मौत इस सड़क पर हुई थी। हम एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे। अचानक ट्रक हमारे सामने रुक गया। मैंने हॉर्न बजाया। क्यों रुका है ये? तभी ट्रक का ड्राइवर दरवाजा खोलकर कूद पड़ा और भागने लगा। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, वो फिर आ गई। हमने देखा, सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। चेहरा अभी भी छिपा हुआ, लेकिन इस बार उसके हाथ खून से लाल थे। रॉकी ने घबराकर आंखें बंद कर ली। मैंने टॉर्च डाली, लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। मैंने रॉकी से कहा, जीप रिवर्स कर, जल्दी। लेकिन गाड़ी पीछे जाने से इनकार कर रही थी। वो औरत हमारे बिल्कुल पास आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काले गड्ढों जैसी आंखें, खून से सना मुंह और गले पर गहरी चोट का निशान।
उसने हाथ उठाया और जीप का शीशा जोर से मारा। शीशे में दरारें पड़ गईं। मैंने पिस्तौल निकाली और हवा में गोली चलाई। पीछे हट। लेकिन वो हंसने लगी, ऐसी हंसी जैसे 100 लोग एक साथ रो भी रहे हों, और हंस भी। मैं सुन्न पड़ गया। अचानक उसने अपना हाथ खिड़की से अंदर डाला। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरी नसें जम सी गईं। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और तभी वो गायब हो गई। हम दोनों हांफते हुए जीप में बैठे थे। रॉकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, मैं अब और नहीं कर सकता, चल यहां से, वरना हम भी मर जाएंगे। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। पीछे ट्रक खाली खड़ा था, ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। जैसे ही हमने जीप आगे बढ़ाई, अचानक सड़क खुली और सामने एक पुराना बोर्ड दिखा। हादसा स्थल, यहां 20 साल पहले बस और ट्रक की टक्कर में 40 लोग मारे गए थे। बोर्ड टूटा हुआ था, लेकिन शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। अब सब समझ आ रहा था। ये वही आत्माएं थीं जो उस हादसे में मारी गई थीं, और वही औरत शायद उस दुर्घटना की शिकार थी। हमने जीप तेज की, लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर वही जगह, वही पेड़, वही धुंध। रॉकी चिल्लाया, ये सड़क हमें चक्कर में फंसा रही है, हम बार बार यहीं घूम रहे हैं। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। अगर ये मौत का चक्र है तो इससे निकलने का रास्ता भी होगा, लेकिन कैसे? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक जीप अपने आप रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद। सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी परछाइयां थीं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब, जैसे पूरी की पूरी बस वहीं आ खड़ी हों। उन सब की आंखें खाली थीं, चेहरों पर दर्द की लकीरें। वो सब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। रॉकी ने मुझे पकड़ लिया। भाई, अब तो हम गए। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़ ली। मैंने टॉर्च की रोशनी दोबारा उस औरत के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी, बेरंग सी शांति। उसकी आंखें जैसे मेरे आर पार देख रही थीं। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि मुझे अपने कानों में ही उसकी धक धक सुनाई दे रही थी। उस अंधेरे हाईवे पर ठंडी हवा के झोंके मुझे बार बार महसूस कराते थे कि मैं यहां अकेला नहीं हूं। लेकिन असली डर तो तब लगा जब पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, पापा। मैंने झटके से मुड़कर देखा। मेरे होश उड़ गए। मेरे बेटे का चेहरा, वही मासूम चेहरा, वही स्कूल का बैग कंधे पर टांगे, पर वो मेरी गाड़ी में बैठा था और गाड़ी कोई और चला रहा था। एक अजीब सा आदमी जिसकी शक्ल मैं साफ नहीं देख पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा। मेरा बच्चा यहां कैसे? मैं हड़बड़ाकर आगे बढ़ा ही था कि पीछे से वही रहस्यमयी औरत की खरखराती आवाज मेरे कानों में पड़ी, रॉकी तुम्हारे साथ नहीं है। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने तुरंत गाड़ी की ओर फिर से नजर दौड़ाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। न गाड़ी, न मेरा बच्चा, न वो अजीब आदमी, और न ही वो औरत। बस मैं था, अकेला। चारों ओर फैला हुआ अंधेरा, हवा की सीटी जैसी आवाजें और सड़क पर पत्तों के उड़ते टुकड़े। मैं पागल होने जैसा हो गया था। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाकर ढूंढने लगा। रॉकी, रॉकी! मेरा गला सूख गया था, पर आवाज गूंज रही थी। अचानक मुझे लगा कि कहीं ऊपर से कुछ हिल रहा है। मैंने टॉर्च ऊपर पेड़ों की तरफ डाली। मेरे हाथ कांपने लगे। पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर रॉकी बैठा था, लेकिन वो मेरा रॉकी नहीं था। उसका चेहरा वैसा ही था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसके शरीर पर काबिज हो। उसके हाथ पांव असामान्य तरीके से हिल रहे थे, जैसे इंसान नहीं, कोई जानवर झूल रहा हो। मैंने दबी आवाज में कहा, नहीं, ये मेरा रॉकी नहीं हो सकता। मेरे अंदर डर की जगह गुस्सा भरने लगा। मैं कई बार रॉकी के जिद्दीपन से लड़ा था, लेकिन ये तो बिल्कुल अजनबी था। मैं उसके पास जाने की बजाय उल्टा पीछे हटने लगा। मेरे कदम खुद ब खुद भागने लगे। मैं गाड़ी के पास पहुंचा, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे मेरी हालत का मजाक उड़ा रही थी। बार बार चाबी घुमाने पर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्टार्ट हो जा प्लीज, स्टार्ट हो जा, मैंने बार बार बड़बड़ाते हुए कहा। तभी मेरे वॉकी टॉकी से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, तू बच नहीं पाएगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। ये आवाज किसकी थी? ये तो इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से वॉकी टॉकी को ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसी समय मेरी नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी। मैं सुन्न रह गया। शीशे में मेरी शक्ल दिखनी चाहिए थी। मैं ठीक सामने बैठा था।
लेकिन उसमें मेरी जगह किसी और का चेहरा था। वो चेहरा सूझा हुआ, फूला हुआ, आंखें गड्ढों में ढसी हुई, जैसे कोई सालों पहले मर चुका हो। उसके होंठों से काला पानी टपक रहा था। मैं जोर से चिल्ला पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा और ठंडी हवा मुझे खा जाने को दौड़ पड़ी। उस वक्त मुझे लगा मैं इस सड़क पर अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरी हर सांस गिन रहा है। गाड़ी आखिरकार किसी तरह जोर लगाने पर स्टार्ट हुई। मैंने तुरंत गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, थाने पहुंचना। बस किसी तरह मुरली नगर और वहां से सीधे अपनी चौकी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, न कोई और वाहन, न कोई इंसान। सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही दूर आगे गया था कि बाईं ओर सड़क किनारे एक बड़ा बोर्ड दिखा, मुरली नगर 15 किलोमीटर। मैंने चैन की सांस ली। बस थोड़ा ही तो बचा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन उस चैन की सांस ज्यादा देर टिक न सकी। लगभग 5 मिनट बाद फिर एक बोर्ड दिखा। मैंने सोचा अब दूरी और कम होगी, पर मेरी आंखें वहीं जम गईं। मुरली नगर 17 किलोमीटर। मैंने ब्रेक लगाया। ये कैसे हो सकता है? पिछला बोर्ड साफ देखा था, उसमें 15 लिखा था, फिर अब 17 क्यों? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? लेकिन ये वही सीधा हाईवे है और कुछ भी तो नहीं बदला। मेरे माथे पर पसीना छलक आया, जबकि बाहर की हवा हड्डियां जमा देने वाली थी। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और खुद को समझाया, शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। थक गया हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में तीसरा बोर्ड आया, मुरली नगर 20 किलोमीटर। मेरा गला सूख गया, मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। ना, ये मुमकिन नहीं। मैंने बगल की सीट पर नजर डाली। मेरा खून जम गया। वहां कोई बैठा था, एक औरत। उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका हुआ था। उसने सफेद सी साड़ी पहन रखी थी, जो शायद कभी उजली रही होगी, पर अब उस पर गहरे धब्बे थे, शायद मिट्टी के या शायद खून के। उसकी ठंडी नजरें मेरे सीने में आर पार चुभ रही थीं। वो चुप थी, बस मुझे देखे जा रही थी। मैंने घबरा कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। अचानक गाड़ी के अंदर तेज दुर्गंध फैल गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की जाम हो चुकी थी। हवा अंदर ही अंदर घूम रही थी और मेरा दम घुटने लगा। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके बगल वाली सीट पर बैठी औरत से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। चेहरे पर गहरे घाव थे, मांस गल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। होंठ फटे हुए और उनमें से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। मैंने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, पर मुझे उससे राहत नहीं मिली। मैं हाँफ रहा था, मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी के अंदर वो औरत नहीं थी। गाड़ी बिल्कुल खाली थी। नहीं, ये सब सपना है, मैंने खुद को समझाया। मैंने अपनी आंखें मल लीं और दोबारा आगे देखा। सड़क वैसी ही वीरान थी। हेडलाइट्स सामने काली पिच सड़क पर गिर रही थी और हवा में धुंध तैर रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर फिर से गाड़ी में बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हो, अदृश्य। उसकी सांसें मेरी सांसों के साथ मिल रही थीं और तभी अचानक मेरी गर्दन के बिल्कुल पास किसी ने ठंडी सांस छोड़ी। मैं कांप गया। मैंने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी। इस बार घूंघट नहीं था, उसका सड़ा हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। वो बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में देख रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे जा रही थी और मैं खुद को बार बार यकीन दिला रहा था कि सब ठीक है, पर पीछे से आ रही ठंडी हवा और उस सड़े मांस जैसी गंध बता रही थी कि सब ठीक नहीं है। मैंने डरते डरते शीशे में देखा। पीछे की सीट पर वो औरत बैठी थी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं थी। उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था और उसके फटे होंठों से अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही थी। उसके बाल पूरे सीट पर फैले हुए थे, जैसे किसी सांप के जाले हों। मैंने तुरंत नजरें हटाईं, पर अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि वो अब पीछे नहीं थी, वो मेरी गोद में थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने था, इतना पास कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस अपनी नाक और मुंह में महसूस कर सकता था। उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के,
मेरी आंखों के आर पार देख रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में फंस गई। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके काले तरल से सने दांत मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर चमक रहे थे। उसकी गर्दन से भी कोई गाढ़ा तरल बहकर मेरी वर्दी पर गिरने लगा। उसकी हथेलियां मेरे गालों को पकड़ चुकी थीं, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां। उसके नाखून मेरी त्वचा के अंदर घुसते जा रहे थे। दर्द से मेरी आंखें फट गईं। मैंने जोर से सिर झटका, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने फुसफुसाया, तू नहीं बच सकता। उसकी आवाज न इंसानी थी न जानवरों की, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके जबड़े असामान्य तरीके से फैल गए। उसकी जीभ काली, लंबी और गीली मेरी गर्दन के पास तक आ गई। मैंने पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। छोड़, छोड़ मुझे। लेकिन तभी उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। दर्द ऐसा था कि मैं चीख भी नहीं पाया, जैसे किसी ने गर्म लोहे की सलाख सीधा नसों में घुसा दी हो। मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगी, सांस रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बच्चों के रोने की, औरतों के चीखने की और किसी के ठहाके लगाने की। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी सड़क से उतरकर कंकड़ पत्थरों पर बुरी तरह हिल गई। एक जोरदार झटका लगा। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया। खून आंखों के सामने फैल गया और आखिरी बार जब मेरी आंखें खुली, वो औरत मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसके होंठों से मेरा खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। इसके बाद सब कुछ अंधेरा। मैं गाड़ी की सीट पर ढेर होकर बेहोश हो गया। मेरे सिर के अंदर जैसे किसी ने भारी हथौड़े से चोट मारी हो। आंखें खुलते ही लगा मानो पूरी दुनिया घूम रही हो। मैंने हांफते हुए एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि मैं उसी ड्राइवर सीट पर पड़ा था जहां मुझे आखिरी बार वो औरत दिखाई दी थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर था। कपड़े ठंडे और चिपचिपे हो चुके थे, जैसे मैंने बारिश में नहा लिया हो, जबकि गाड़ी के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गले को तर करने के लिए लार निगली, लेकिन मुंह इतना सूखा हुआ था कि लार भी नहीं निकली। तभी अरविंद, अरविंद, वो आवाज। मैंने झट से गर्दन उठाई। ये आवाज बाहर से आ रही थी, ठंडी, कांपती, मगर जानी पहचानी। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर निकला तो ठंडी हवा ने मुझे जोर से धक्का मारा। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। आकाश में बादल गरज रहे थे, जैसे तूफान सिर पर हो। हर झोंके के साथ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। मैंने टॉर्च ऑन की। रोशनी बमुश्किल 10 फीट तक ही जाती थी। उससे आगे सिर्फ काला शून्य। फिर वही आवाज आई, अरविंद, बचा ले। इस बार साफ था। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी और मुझे जरा भी शक नहीं हुआ ये रॉकी की आवाज थी। मेरे शरीर में अचानक से एक अजीब सी ताकत भर गई। डर के बावजूद मैंने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल की मिट्टी गीली थी। हर कदम के साथ मेरे जूतों में मिट्टी चिपक रही थी। टॉर्च की रोशनी में धुंध उड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य धुंधली परत मुझे घेरे हों। कुछ ही देर बाद मेरी टॉर्च की रोशनी ने उसे पकड़ लिया। वो पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़ा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें फटी हुई और होंठ कांप रहे थे। रॉकी, मैंने चिल्लाकर कहा। वो मुझे देखता ही रह गया, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि मैं सच में वहां खड़ा हूं। नीचे आ, क्या कर रहा है वहां? मैंने जोर से कहा और पेड़ के पास जाकर उसे हाथ दिया। रॉकी कांपते हुए बोला, भाई, तू कहां चला गया था? जब वो औरत हमारे सामने आई थी तो तू अचानक से गायब हो गया और मुझे आवाज आई मेरी बीवी की। वो गाड़ी में बैठी थी, कोई अजीब सा आदमी चला रहा था, मुझे बुला रही थी। फिर सब गायब हो गया और किसी चीज ने मुझे हवा में उठाया और जोर से नीचे पटका। जब आंख खुली तो मैं इस पेड़ पर लटका था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ, बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। यार, ये सब क्या हो रहा है? हम दोनों की हालत बहुत खराब थी। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे कभी भी फट जाएगा। फिर भी मैंने उसे संभाला और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ ले आया। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन इंजन ठंडा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर माहौल नहीं। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे। मैंने मोबाइल निकाला, सिग्नल गायब, सिर्फ नो सर्विस। चलो वॉकी टॉकी ट्राई करते हैं, मैंने कहा। रॉकी ने वॉकी टॉकी ऑन किया।
उसमें से अजीब सी खर्राटे जैसी आवाजें आईं, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो, लेकिन समझ नहीं आया। यह भी काम नहीं कर रहा, उसने घबरा कर कहा। ठीक है, अब बस सीधा थाने चलते हैं, मैंने कहा और चाबी घुमाई। गाड़ी ने घर घर की आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फिर ट्राई किया, 3 बार 4 बार, नतीजा वही। धक्का लगाते हैं, मैंने कहा। हम दोनों बाहर निकले। बारिश की बूंदें अब शुरू हो चुकी थीं। हल्की हल्की बूंदें हमारी गर्दन और चेहरे पर गिर रही थीं। ठंडी हवा और पानी ने बदन और जकड़ दिया। हमने मिलकर गाड़ी को धक्का दिया, इंजन की कैप खोली। सब कुछ ठीक लग रहा था, बैटरी भी कनेक्टेड, फ्यूल भी था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली हो, हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। यह मुमकिन नहीं है, सब कुछ ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी मेरी नजर दूर हाईवे पर गई। एक गाड़ी आ रही थी, पूरी स्पीड में। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि आंखें चौंधिया गईं। रॉकी, देख, मैंने कहा। वो गाड़ी सीधे हमारी ओर बढ़ रही थी। हमारी गाड़ी हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने चाबी घुमाई बार बार, लेकिन इंजन ने कोई आवाज तक नहीं दी। भागो, बाहर निकलो, मैंने चीखते हुए कहा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। रॉकी भी कूद गया। हम सड़क किनारे गिर पड़े और हमारी आंखों के सामने वो गाड़ी सीधी हमारी गाड़ी से टकराई, लेकिन धड़ाम की आवाज आई ही नहीं। हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी जिसकी तस, और वो गाड़ी गायब, जैसे हवा में समा गई हो। मैं और रॉकी वहीं जमीन पर बैठे कांप रहे थे। हमारी सांसें इतनी तेज थीं कि जैसे अभी रुक जाएंगी। मैंने धीरे से कहा, ये हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। रॉकी की आंखें फटी हुई थीं, वो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कांपते हाथ से अपनी गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन शीशे में मुझे लगा किसी की परछाई खड़ी है। मैं हांफते हुए गाड़ी की ओर बढ़ा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बूंदें जैसे सुइयां बनकर मेरी त्वचा में ढंस रही थीं। रॉकी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम दोनों गाड़ी तक पहुंचे। मैंने शीशे में झांका और वही कोई परछाई खड़ी थी। परछाई स्थिर नहीं थी, जैसे लहरों की तरह हिल रही हो, कभी लंबी कभी छोटी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो परछाई मेरी अपनी नहीं थी। भाई, ये देख रहा है ना, मैंने कांपती आवाज में पूछा। रॉकी ने देखा और तुरंत पीछे हट गया। अरविंद, गाड़ी में कोई है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने साहस करके दरवाजा खोला, अंदर झांका। सीट खाली थी। ये क्या हो रहा है, मैं बुदबुदाया। रॉकी धीरे धीरे बोला, भाई, मुझे लग रहा है ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं देख सकता था कि उसके होंठ सूख चुके थे। मैंने चाबी फिर से घुमाई। गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ टक 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 की आवाज आई। तभी वॉकी टॉकी से अजीब आवाजें आने लगी। रविंद! हम दोनों ने घूरकर वॉकी टॉकी को देखा। आवाज टूटी फूटी थी, मगर साफ था। ये आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी। ये किसकी आवाज है, रॉकी ने घबरा कर कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे हाथों से वॉकी टॉकी छूटते छूटते बचा। फिर आवाज आई, इस बार और भी साफ। अरविंद, पीछे देख। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, एक औरत। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, साड़ी पुरानी और भीगी हुई। पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थीं, लेकिन गाड़ी की सीट पर एक भी निशान नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। घूंघट के पीछे से 2 सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गले से आवाज तक नहीं निकली। रॉकी ने मेरी बाजू पकड़कर झटका दिया। अरविंद, बाहर निकल! मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चीर रही थी। हम दोनों सड़क किनारे खड़े थे। गाड़ी का दरवाजा खुला था, पर अंदर सीट खाली थी। भाई, अभी तो वो यहीं बैठी थी। मेरी आवाज टूट रही थी। रॉकी ने सिर हिलाया। मैंने भी देखा। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अचानक सड़क किनारे लगे बोर्ड पर मेरी नजर गई। उस पर लिखा था मुरलीनगर। 15 किलोमीटर। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। रॉकी, ये तो वही बोर्ड है जो पहले देखा था, लेकिन हम तो यहां से निकलकर आगे बढ़ चुके थे। रॉकी ने चारों ओर देखा। भाई, ये जगह वही है। हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं।
मैंने माथे पर हाथ रख लिया। मतलब हम गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन कैसे? हमने तो सीधे हाईवे पर चलना शुरू किया था। उसने धीरे से कहा, यह सड़क हमें बाहर निकलने ही नहीं दे रही। मेरी सांस रुक गई। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क अब कीचड़ में बदलने लगी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। तभी हॉर्न की आवाज गूंजी। हम दोनों ने सिर घुमाया। पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थी। सिर्फ दो लाल सी आंखों जैसी रोशनी जल रही थी। इंजन की आवाज भी सामान्य नहीं थी। लग रही थी जैसे किसी जानवर की गुर्राहट हो। गाड़ी सीधे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैं और रॉकी सड़क से हट गए। वो गाड़ी बिना रुके हमारी गाड़ी के पास आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही औरत बैठी थी, घूंघट ढक्का चेहरा, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था। एक टूटा हुआ गुड़िया का सिर। उसके सफेद हाथों ने धीरे धीरे गुड़िया का सिर उठाया और हमें दिखाया। उसकी आंखें भी सफेद थीं। मैंने पीछे हटते हुए कहा, ये हमसे क्या चाहती है? रॉकी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, खून। बारिश अब बेकाबू तूफान में बदल चुकी थी। बिजली बार बार कड़क रही थी, जैसे आसमान भी हमारे ऊपर चिल्ला रहा हो। ठंडी हवा की मार से मेरी हड्डियां तक कांप रही थी। मैं और रॉकी सड़क के किनारे खड़े थे और सामने वो गाड़ी जिसके अंदर वो औरत बैठी थी, हाथ में टूटी गुड़िया का सिर पकड़े। उसकी सफेद आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे हमारे भीतर तक झांक लेना चाहती हूं। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और मैं वहीं ठिठक गया। उसका चेहरा इंसान का चेहरा नहीं था। सड़ा हुआ मांस जगह जगह से उखड़ा हुआ। होंठों से खून टपक रहा था। दांत लंबे और नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों। आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतली के, और उनमें से धुआं निकल रहा था। उसके लंबे काले बाल चेहरे से चिपके हुए थे और हर बार हवा चलने पर ऐसे हिलते जैसे जिंदा हों। अरविंद, उसकी आवाज गूंजी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, तू हमसे चाहती क्या है? उसने धीरे धीरे अपनी जीभ बाहर निकाली, लंबी काली, जैसे किसी सांप की। फिर हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि मेरे सीने में दर्द हो गया। रॉकी कांपते हुए बोला, भाई, ये इंसान नहीं है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। भाग! हम दोनों सड़क से भागने लगे, लेकिन हमारे पैरों के नीचे की जमीन जैसे लंबी होती जा रही थी। जितना भागते उतना ही वही जगह सामने आती। भाई, हम भाग ही नहीं पा रहे, रॉकी चीखा। पीछे से गाड़ी का इंजन गूंजा। मैंने पलट कर देखा। वो गाड़ी अब हवा में तैर रही थी। उसके चारों टायर जमीन से ऊपर थे। औरत खिड़की से झुककर बाहर आ रही थी। उसके हाथ जमीन तक पहुंच रहे थे, लंबे, असामान्य, जैसे हड्डियों से बने पंजे। वो पंजे सीधे हमारी ओर बढ़ रहे थे। मैं और रॉकी दौड़ते रहे, लेकिन पंजे और लंबे होते गए। अचानक एक पंजा रॉकी की कमीज में फंस गया। भाई, बचा ले, रॉकी चीखा। मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। उसके कपड़े फट गए, लेकिन हम भागते रहे। मगर तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, अरविंद, तू भाग नहीं सकता, तू मेरा है। मैंने देखा, वो औरत अब गाड़ी में नहीं थी। वो सीधे मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखें मेरे अंदर घुस रही थीं। मैं जड़ हो गया। मेरे हाथ पांव जैसे बर्फ में जम गए हों। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और मेरे गले की ओर झुकी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी रॉकी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अरविंद, झुक जा। मैंने झटके से खुद को नीचे फेंका। रॉकी ने सड़क किनारे पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उस औरत पर दे मारा। पत्थर उसके चेहरे पर लगा और एक भयानक चीख गूंजी। उसका चेहरा पीछे को झटका खाकर हिल गया, लेकिन उसमें गुस्सा और बढ़ गया। उसने पंजे फैलाकर रॉकी पर झपट्टा मारा। रॉकी, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने उसे खींच लिया और हम दोनों सड़क के बीचों बीच गिर पड़े। अचानक सड़क पर लगे बोर्ड पर नजर गई। पहले लिखा था मुरली नगर 15 किलोमीटर, अब लिखा था मुरली नगर 1 किलोमीटर। मैं चीख पड़ा, भाई, थाना पास है, किसी तरह पहुंच जाएंगे तो बच सकते हैं। हम दोनों टूटे फूटे जिस्म घसीटते हुए गाड़ी की तरफ भागे। इस बार गाड़ी का दरवाजा खुला और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बैठ! मैंने रॉकी को धक्का देकर अंदर बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। पीछे से औरत की चीख गूंज रही थी। उसकी परछाई गाड़ी की खिड़कियों पर पड़ रही थी, कभी दाहिने कभी बाएं। मैं पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता रहा।
बारिश इतनी तेज थी कि शीशे पर कुछ दिख नहीं रहा था। वाइपर भी बेकार हो चुके थे। अचानक सड़क पर पुलिस थाने की बिल्डिंग दिखाई दी। भाई, बच गए, रॉकी चीख पड़ा। हम दोनों के चेहरों पर उम्मीद की झलक आई, लेकिन तभी गाड़ी रुक गई। इंजन बंद। थाना हमारे सामने था, बस कुछ ही दूरी पर। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे वाली सीट से ठंडी हवा चली। हमने पलट कर देखा, वो औरत फिर से वहीं बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उठाई और हमारी ओर इशारा किया। अब तुम दोनों मेरे हो। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। गाड़ी धड़धड़ाती हुई थाने के सामने आकर अचानक बंद हो गई। इंजन ने मानो आखिरी सांस ली हो, और फिर सब कुछ खामोश। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। टक टक टक, बस इतना ही हुआ। गाड़ी जैसे मर चुकी थी। रॉकी मेरी बगल में बैठा कांप रहा था। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं और आंखें चौड़ी होकर बाहर की ओर जमी थीं। भाई देख, उसकी उंगली कांच की खिड़की से बाहर इशारा कर रही थी। मैंने गर्दन घुमाई और देखा, वह औरत, वही चेहरा, वही तिरछी मुस्कान, काले बाल जो जमीन तक लटक रहे थे और उन पर चिपका कीचड़। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में दो अंगारे तैर रहे हों। वह थाने के गेट के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे फट रहा था, जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील फटती है। एक बार उसका आधा चेहरा साफ दिखता, फिर अचानक छाया में गायब हो जाता, फिर से उभर आता, लेकिन और विकृत होकर। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी, आज तुम दोनों बच नहीं पाओगे। उसकी आवाज हवा के साथ नहीं आई थी, वह सीधे मेरे दिमाग में उतरी थी, जैसे किसी ने अंदर से मेरी नसें पकड़कर उन्हें मरोड़ा हो। मैं हाँफने लगा, हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था। रॉकी लगभग रोने लगा। अरविंद, ये हमें यहीं मार डालेगी, ये थाने के सामने भी। अचानक एक और भयावह बात महसूस हुई। थाने के बाहर लगी लाइट्स बुझ गईं। पूरा परिसर घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जल रही थीं, जो उस औरत पर सीधी पड़ रही थीं। लेकिन वह औरत लाइट में भी पूरी तरह दिख नहीं रही थी। कभी उसका शरीर धुंधला पड़ जाता, कभी अचानक नजदीक खिसक आता, जैसे हर झपक में वह और पास आ रही हो। मैंने घड़ी देखी, 12:03 सुबह, लेकिन ऐसा लगा कि समय ही थम गया है। हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। मेरे कानों में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। मैंने चाबी फिर घुमाई। टक टक, गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने जो देखा, उसने मेरी रूह जमा दी। औरत धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, बाल हवा में लहराने लगे, आंखें और लाल हो गईं। वह हवा में तैरते हुए सीधे हमारी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। रॉकी चीखा, दरवाजा लॉक कर, जल्दी। मैंने हड़बड़ाकर बटन दबाया। ठक ठक ठक, सारे लॉक बंद हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, वह औरत गाड़ी के सामने ही प्रकट हो गई। उसका चेहरा विंडशील्ड से चिपक गया। उसकी जीभ लंबी होकर कांच पर रगड़ने लगी। कांच पर लार की धारियां बन गईं। उसने कांच पर अपनी नाखूनों से कुछ लिखा। मृत्यु। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हे भगवान, बचा लो। रॉकी सिसक रहा था। हम दोनों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे गाड़ी का पूरा ढांचा हिल रहा हो। अचानक वह औरत हवा में उछली और धड़ाम से हमारी गाड़ी की बोनट पर आ गिरी। गाड़ी जोर से हिली। इंजन के भीतर कुछ टूटने की आवाज आई। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही हंसी थी। वह बोनट पर रेंगते हुए सीधे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी उंगलियां कांच पर टकरा रही थीं। हर थक मेरी रगों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। रॉकी चिल्लाया, अरविंद, ये तोड़ देगी कांच। मैंने घबराकर चाबी फिर घुमाई। टक टक टक, इंजन मर चुका था। उस पल लगा हम यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग के भीतर अचानक एक याद कौंधी। बहुत साल पहले देखी एक मूवी, उसमें दिखाया गया था नेगेटिव एनर्जी, आत्माएं और दुष्ट शक्तियां, उनसे बचने का एक ही उपाय, भगवान का नाम, विशेषकर हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की मूर्ति। मैंने घबराकर डैशबोर्ड खोला। अंदर धूल से ढकी एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। उस पल मेरी सांसें अटक गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मूर्ति उठाई। उस धातु की ठंडक ने मेरे हाथों में थोड़ी हिम्मत भरी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, फिर खिड़की की तरफ बढ़ाया।
वह औरत अब मेरी खिड़की से चिपक गई थी। उसकी आंखें अंदर झांक रही थीं। वह अपनी जीभ से कांच को चाट रही थी। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में धंस रही थीं। मैंने पूरी ताकत से मूर्ति उसकी ओर बढ़ा दी। मैंने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति खिड़की के पास उठा दी। हाथ कांप रहे थे, सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था फेफड़े फट जाएंगे। उस औरत की नजरें अचानक बदल गईं। पहले वह मुझे खा जाने जैसी लालच भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति उसकी ओर बढ़ाई, उसकी आंखों में भय उतर आया। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी मूर्ति से एक हल्की सी सुनहरी आभा फैलने लगी। धीरे धीरे वह आभा तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें अंधेरे में चीरती हुई निकल रही हों। वह औरत चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए, जैसे लोहे पर किसी ने नाखून घसीटे हों। रॉकी ने अपने कान बंद कर लिए और सिर झुका लिया, लेकिन मैं उस मूर्ति को और जोर से उसकी ओर बढ़ाता चला गया। उसकी त्वचा धुएं जैसी उड़ने लगी, चेहरे की चमड़ी जलने लगी। आंखें अब और लाल नहीं थीं, वे काले गड्ढों जैसी दिखने लगीं। वह तड़प रही थी, हवा में हाथ पैर मार रही थी। दूर करो, ये दूर करो मुझसे। उसकी आवाज कई परतों में गूंज रही थी, कभी औरत की, कभी मर्द की, कभी बच्चे की, जैसे उसके अंदर सैकड़ों आत्माएं कैद हों। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने मूर्ति उसकी ओर और ज्यादा बढ़ाई। अचानक मूर्ति से एक तेज चमकदार किरण निकली। वह सीधी उस औरत के सीने पर लगी, और जैसे ही किरण लगी, वह औरत पीछे की ओर उछल गई। हवा में घूमते हुए वह गाड़ी से कई फीट दूर जा गिरी। उसके गिरते ही जमीन कांप उठी। मिट्टी और धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। रॉकी हांफते हुए बोला, अरविंद, ये क्या था भाई? तूने देखा? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें अब भी उस जगह जमी थीं जहां वह औरत गिरी थी, लेकिन वह अभी भी खत्म नहीं हुई थी। धूल के गुब्बार से उसका काला सड़ा गला शरीर फिर से उठने लगा। उसके हाथ पैर अब पूरी तरह मरोड़ खा चुके थे, लेकिन फिर भी वह रेंगते हुए हमारी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था, आधा हड्डियों से भरा, आधा मांस के लटकते टुकड़ों से। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और उसके गले से घुरघुराहट जैसी आवाज आ रही थी। मैंने मूर्ति को दोनों हाथों से थाम लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे होंठ अपने आप बुदबुदाने लगे। शब्द कांप रहे थे, लेकिन आवाज गूंज रही थी। जैसे ही मैंने यह कहा, मूर्ति और चमक उठी। इस बार किरण और तेज निकली, इतनी कि मेरी आंखें चौंधियां गईं। वह औरत जमीन पर गिरते हुए ऐंठने लगी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन यह आग सामान्य नहीं थी। यह सुनहरी आभा थी, जैसे पवित्र रोशनी हो। उसने हाथ जोड़कर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहां बंधी हूं, मुझे आजाद कर दो। उसकी चीखों में दर्द था, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ छलावा है। उसके हर शब्द में धोखा छिपा था। रॉकी डर से सिमट कर बोला, भाई, कहीं ये सच में मदद मांग रही हो तो कहीं ये आत्मा फंसी हुई। मैंने गुस्से में उसकी बात काट दी। नहीं, ये हमारी मौत चाहती है, बस मूर्ति को इससे दूर मत करना। मैं मूर्ति को और पास ले गया, और अचानक उस औरत का चेहरा फटने लगा, जैसे अंदर से कुछ और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके मुंह से धुएं के साए उठने लगे। हर साया अलग शक्ल ले रहा था, कभी एक बच्चा, कभी बूढ़ी औरत, कभी कोई जानवर। सब चीख रहे थे। मेरा दिल कांप उठा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, लेकिन मूर्ति अब भी मेरे हाथ में थी और वह लगातार चमक रही थी। अचानक उस औरत ने आखिरी बार चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि गाड़ी के सारे शीशे चटक गए। गाड़ी का बोनट धंस गया, हेडलाइट्स बुझ गईं, और फिर वह औरत हवा में उठी। पूरे शरीर से धुआं निकला और एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गई। बस एक काला धुआं बचा जो धीरे धीरे हवा में घुल गया। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था, न बारिश, न हवा, न कोई आवाज, सिर्फ हमारी भारी सांसें। मैंने मूर्ति सीने से लगा ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रॉकी ने कांपते हाथों से मेरा कंधा पकड़ा। भाई, शायद बच गए, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी कह रही थी, खत्म नहीं हुआ है। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मूर्ति को सीने से लगाए मैं वहीं गाड़ी की सीट पर ढह गया। सांस इतनी भारी थी कि लगा अभी दम घुट जाएगा। रॉकी का हाल भी मुझसे अलग नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पसीना उसकी गर्दन तक बह रहा था। कुछ पलों तक हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। गाड़ी के टूटे शीशों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी,
लेकिन वह हवा भी किसी झड़ जैसी लग रही थी। तभी थाने का बड़ा दरवाजा खुला। अंदर से टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ बढ़ी। 3-4 सिपाही भागते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में हैरानी थी। क्या हुआ? ये हाल कैसे हुआ गाड़ी का? और तुम दोनों किस हाल में हो? एक ने मेरी तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। मेरी आंखें चमक से चुभ गईं। मैंने हाथ से इशारा किया, रोशनी हटाओ, बस मुझे सांस लेने दो। रॉकी सीट से गिरते गिरते बचा। दोनों सिपाही उसे पकड़कर बाहर ले आए। इंस्पेक्टर साहब भी बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन साथ ही झुंझलाहट भी। तुम दोनों की ये हालत कैसे? मैंने सोचा था पेट्रोलिंग रूटीन चेक है। ये सब? मैं गाड़ी से बाहर निकला। मेरे घुटने अब भी लड़खड़ा रहे थे। मूर्ति अब भी मेरे हाथ में थी और मैं उसे किसी बच्चे की तरह कसकर पकड़े था। मैंने धीरे धीरे सारी बात बताई, शुरुआत से लेकर इस आखिरी पल तक। जंगल में वो औरत, रॉकी का पेड़ पर फंस जाना, गाड़ी का न चलना, वो भूतनी का हमला और फिर मूर्ति से निकली रोशनी। जैसे जैसे शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे, बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ता जा रहा था। कोई भी बीच में नहीं बोला, सिर्फ मेरी आवाज, सिर्फ मेरी सांसें। आखिर इंस्पेक्टर साहब ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें झुक गईं। मुझे माफ करना चौहान, मुझे अंदाजा नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी शक होता कि उस हाईवे पर अब भी कुछ मौजूद है तो मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं भेजता। उनकी आवाज भर्रा गई थी। मैंने सिर हिलाया। साहब, अब वहां कोई मत भेजना। वो जगह, वो सड़क इंसानों के लिए नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ थाने के दरवाजे से आती टिमटिमाती रोशनी और हमारे कांपते हुए साए। कुछ देर बाद उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों को आराम करने दो। और चौहान, तुमने आज बहादुरी दिखाई है। अगर ये मूर्ति तुम्हारे पास ना होती तो शायद आज हम तुम्हें खो देते। उनकी आंखों में वो इज्जत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें थाने की खिड़कियों से अंदर आईं तो सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन शरीर का दर्द और मन की थकान बता रही थी ये सपना नहीं था। थाने के सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए। हम दोनों को सामने खड़ा किया गया। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी तरफ बढ़कर कहा, सिपाही अरविंद, चौहान और सिपाही रॉकी, तुम दोनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी निभाई। आज हम तुम्हें बहादुरी के लिए सम्मानित करते हैं। उन्होंने हमें मेडल पहनाए। सारे सिपाही तालियां बजाने लगे। लेकिन मेरे दिल के अंदर अब भी एक खामोश डर बैठा था। तालियों की गूंज मुझे खोखली लग रही थी। मैंने सिर झुकाकर मूर्ति को जेब में रख लिया। वह अब मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ दिन बाद मैं घर लौटा। दरवाजा खोलते ही मेरे बच्चों की आवाज कानों में गूंजी, पापा आ गए, पापा आ गए। मेरे छोटे बेटे ने आकर मेरी टांगों को पकड़ लिया। बड़ी बेटी ने गले से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। वह बोली, तुम्हें नहीं पता मैंने कैसी रातें काटी हैं। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा लौट आए। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। आंखों से आंसू बहे, लेकिन होंठों से सिर्फ यही निकला, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। उस पल लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। लेकिन रात को जब सब सो गए और मैं अकेला लेटा तो अचानक खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। बाहर झांका तो सिर्फ अंधेरा था। ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई चेहरा उभरा हो। सफेद आंखें, लंबे बाल, सड़ा हुआ चेहरा। मैंने तुरंत जेब से मूर्ति निकाल ली और सीने से लगा ली। चेहरा गायब हो गया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था वो खत्म नहीं हुई, वो अब भी कहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। शायद यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। पुलिस की वर्दी मुझे अपराधियों से बचा सकती है, लेकिन उन परछाइयों से नहीं। उनसे तो बस आस्था और विश्वास ही बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अन्वेश कुमार पांड्या भाई मुंबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, पूजा घोष जी असम से,
राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफीक भाई सऊदी अरब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बूसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्याट्यू से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटुंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।